पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है। पेपर को देखेंगे हम, जो 2 घंटा 45 मिनट का टाइम और 80 पूर्णांक का। तो पेपर वैसा ही आया जैसा हमने पहले कर चुके हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न हमारा है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन से। ये प्रश्न हमने कल नाइट में भी किया और उससे पहले भी हम कई वीडियो में कर चुके हैं। तो देख लेते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना। सही ऑप्शन हमारा सही होगा 1949। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। ये हमारा ब ऑप्शन रूस हो जाएगा। 7 दलों का गठबंधन 7 अलायंस देशों से संबंधित था। इसमें नेपाल। स्टूडेंट्स, अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। PDF का लिंक आपके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं आगे हम। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ये भी कल नाइट में करवाया 24 अक्टूबर 1945। हूबहू प्रश्न आपके सामने आ गया है। आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया? तो 11 सितंबर 2001 को। ये सेम डेट लग रही है, तो एग्जामिनर द्वारा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ, किस देश में हुआ? ब्राज़ील। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील, जहाँ रियो डी जेनेरो एक शहर है, वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग। ये प्रश्न हमने करवाए वैसे के वैसे आए 1953। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी। सही ऑप्शन। नामदेव ढक्साल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसको कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान निर्माता कहलाते हैं भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली? 415 सीटें मिली थी। अब हम रिक्त स्थान वाले देख लेते हैं। 1962 में सोवियत संघ के नेता जिन्होंने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी थी, वो थे निकिता क्रुश्चेव, तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति। अगस्त 1945 में अमेरिका के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पे परमाणु बम गिराए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। तो सिंधु नदी जल संधि पे हस्ताक्षर हुए थे। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंटेलिजेंस पीपल्स का गठन 1974-75 में। भारत का संविधान दिनांक और सन दोनों पूछी गई, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखेंगे, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश से मंडल आयोग भरेंगे इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, 1 नंबर वाले प्रश्न चल रहे हैं अभी हमारे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? मित्र राष्ट्र। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, ये सब शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी पानी में हिस्सेदारी के लिए संधि की थी। तो ये संधि कब हुई? 1996 में हुई थी ये संधि। कब हुई? 1996 में। फरक्का जल संधि कहलाती है। गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत की तरफ से HD देवगौड़ा और बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना नेता शामिल थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के नाम बताने। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस, चीन। 5 देश, 5 स्थायी देशों के नाम लिखने थे यहाँ। मुझे उम्मीद है बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। ये प्रश्न वही प्रश्न है, कुछ प्रश्नों की लैंग्वेज है वो कठिन है, बाकी वो प्रश्न हैं जो हमने आज तक किए हैं, डेस्क वर्क किया है, एक्सीलेंट के सेल्फ रेगुलेशन पेपर किए हैं,
शेखावटी मिशन किया है, वही प्रश्न है जो हमने आज तक किए हैं। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा पूछी गई है, मानव सुरक्षा और आतंकवाद से सुरक्षा। अपारंपरिक धारणा के जैविक हथियार संधि BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो कि 1972 में हुई थी। मानवता की साझी विरासत, अंतरिक्ष, वायुमंडल और समुद्र तल ये शामिल होते हैं। भारत में प्रथम 3 आम चुनाव तक किस दल का प्रभुत्व रहा? 3 आम चुनाव तक भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था, वही बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ था? 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसका विभाजन 2 भागों में हो गया था, CPI और CPIM। तो उस समय एक महत्वपूर्ण घटना हो रही थी, चीन और रूस के बीच तनाव चल रहा था। तो भारत का स्वाभाविक मित्र था रूस। कुछ लोग ऐसे थे जो रूस का पक्ष ले रहे थे, तो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ऐसे थे जो चीन का सपोर्ट कर रहे थे। तो पहले भारत चीन युद्ध हो ही चुका था, तो चीन के साथ भारत का तनाव था और सोवियत संघ से भारत के घनिष्ठ संबंध थे। तो जब चीन और रूस के साथ तनाव चल रहा था तो प्रमुख मुद्दा बना और CPIM और CPI 2 भागों में बट गई 1964 में। साल थी 1964 के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में कुछ उद्योगपति योजना बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिन्हें बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा को किन 2 परस्पर विरोधी राजनीतिक समूह का समर्थन मिला था? 1989 में पहला मोर्चा बना था राष्ट्रीय मोर्चा, गठबंधन सरकार, VP सिंह की सरकार, जिसको वामपंथी प्लस भाजपा जैसे दलों का संगठन सपोर्ट मिला हुआ था, समर्थन मिला हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो काशीराम इसके संस्थापक थे। तो आगे देख लेते हैं हम। वाम सेप का प्रमुख उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग अपने हितों के लिए, ये अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों का एक समूह है, अखिल भारतीय समूह है वाम सेप, जो 1978 में बना था और दलित पैंथर के स्थान पे आया था। जब दलित पैंथर असफल हो गया था तो वाम सेप बना था उसके स्थान पे। तो ये जो कर्मचारियों का महासंघ है, ये अपने हितों के लिए और समाज में बराबरी की मांग करता है। शीत युद्ध, अब हमारा खंड ब होगा। खंड ब में किस तरीके से प्रश्न हल करने हैं? तो लघुत्तरात्मक प्रश्न है। उत्तर की शब्द सीमा 50। शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे? छोटे देश, कोई 2 कारण लिखने थे, 2 पॉइंट बनाने हैं अपने को। तो छोटे जो देश थे वहाँ ये बड़ी महाशक्तियाँ अपने सैनिक अड्डे स्थापित करते, उनकी भूमि का उपयोग करते और उनको हथियारों की सप्लाई करते। 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है, तो आप 2 पॉइंट ज़रूर लिखना था इसमें। तो 2 पॉइंट जिन बच्चों ने लिखा है उन्हें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, और 2 पॉइंट लिख के अंडरलाइन की है उनके एग्जामिनर किसी भी तरीके से नंबर नहीं काट सकता। आपके मतानुसार गुट निरपेक्षता की नीति, 5 का जो प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया, भारत को फ़ायदा पहुंचाया। कहने का मतलब आप सोचते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत को हित साधन किया, बिल्कुल सही है। 2 पॉइंट अलग अलग बनाने हैं, बिल्कुल सही है कि गुट निरपेक्षता से भारत को हित साधन हुआ है। कोई 2 तर्क देने, पॉइंट 2। अब भारत ने अमेरिका से भी फ़ायदा लिया है, तो सोवियत संघ से भी लिया है। दूसरा, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से अपने फैसले लिए, सही और गलत का फैसला करके ही किसी के पक्ष में खड़ा हुआ है, ऐसे ही किसी के पक्ष में नहीं चला गया। ये 2 पॉइंट लिखने थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शोक थेरेपी। 1990 के दशक में सोवियत संघ से अलग हुए देशों में आघात के साथ उपचार, शोक थेरेपी का मतलब है आघात के साथ उपचार करना। तो इन देशों में एक आर्थिक मॉडल अपनाया था, ये एक आर्थिक मॉडल था। कहने का मतलब ये एक आर्थिक मॉडल था, आघात के साथ उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रभाव लिखने,
जब सोवियत संघ विघटित हो गया दिसंबर 1991 में, तो इसके क्या प्रभाव हुए? तो शीत युद्ध का अंत हो गया, एक पॉइंट लिखना था अपन को, शीत युद्ध का अंत। दूसरा, उदारवादी विचारधारा की सार्वभौमिकता साबित हो गई। नेक्स्ट 8 का है हमारा, 8 का प्रश्न कर लेते हैं। कल बच्चों का हिंदी साहित्य का पेपर है और हिंदी साहित्य के सारे मॉडल पेपर जो अपने शेखावटी मिशन है उसको उसकी PDF डाल रखी है, उसके एक चैप्टर वाइज हल करके डाल रखे। जिन बच्चों, कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आज ही नहीं, बोर्ड क्लास के लिए नहीं, आगे आप अपने जीवन में अगर सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप सीधे कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, आपके सपनों में अगर जान है तो हम आपके साथ खड़े हैं आपके सपनों को साकार करने के लिए। श्रीलंका में लीटे की प्रमुख मांग, लीटे एक आतंकवादी ग्रुप है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, हम सबको पता है। तो वो क्या मांग करता, प्रमुख मांग बतानी है उसकी। तो वो एक अलगाववादी संगठन है और जो तमिल वर्ग है, तमिल समुदाय है, उसके हितों की मांग के लिए वो अलग स्टेट की मांग करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के 2 कारण बताने हैं। जो प्रश्न हम पढ़ते आ रहे हैं वही प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव के 2 कारण बड़े स्पष्ट हैं। सीमा विवाद है, आतंकवाद है। आप जितने चाहो लिख सकते हो, लेकिन दो तो पूछे ही हैं एग्जामिनर ने। 2 जब तक नहीं लिखोगे, 2 के नीचे अंडरलाइन नहीं करोगे, तब तक 2 नंबर नहीं मिलेंगे। 3 लिख दिया तो भी कोई अपराध नहीं है। नदी जल विवाद लिख सकते हो, कई विवाद हैं, लेकिन 2 तो लिखने ही। आप क्वाटो प्रोटोकॉल को देखते हैं। क्वाटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये संधि 1997 में हुई थी। ये संधि 1997 में हुई थी। कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा था और कार्बन उत्सर्जन के कारण जो अपने ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था और उसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही थी, ग्लेशियर पिघल रहे थे, ओजोन परत में छेद हो रहे थे। ये समस्याएं गंभीर होती जा रही थी। तो कार्बन उत्सर्जन इसका महत्वपूर्ण मुद्दा था। ग्लोबल वार्मिंग लिख दो या कार्बन उत्सर्जन लिख दो। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। भारत के स्वतंत्र होते ही उसके समक्ष चुनौती, पहला चैप्टर है हमारा ये। किन्हीं 2 को संक्षेप में लिखी, 2 चुनौतियाँ लिखनी है। राष्ट्र निर्माण पहली चुनौती थी और दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। 2 चुनौती, 2 के नीचे अंडरलाइन। आपके नंबर कोई नहीं काट सकेगा अगर आप इस तरीके से लिख के आए हो। और मुझे उम्मीद है, मैं एक स्कूल लेक्चरर हूँ और मैंने अपने बच्चों को इसी तरीके से तैयार करवाया था और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे इसी तरीके से लिख के आए हैं, पॉइंट लिख के अंडरलाइन करके। और आप कला के विषय को जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको डेकोरेट कर सकते हैं, उनके नीचे उनके सामने पॉइंट के सामने स्टार बना सकते हैं। आपके पास टाइम हो वैसे आप दूसरे पेन यानी ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट उत्तर देखेंगे हम। कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना करनी है। तो एक विचारधारात्मक संगठन के रूप में कांग्रेस कब सामने आई, सामाजिक रूप इसने कब लिया, वो बताना है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, लेकिन ये उस समय एक दबाव समूह के रूप में काम कर रहा था। 1920 के करीब जब गांधी जी इसमें प्रवेश करते हैं, तभी एक विचारधारात्मक संगठन के रूप में अंग्रेजों से लड़ती है। ये स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी थी। 1969 के करीब आते आते जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो कई प्रकार के सामाजिक फैसले लिए गए, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फूट भी पड़ गई थी। सिंडिकेट यानी कुछ वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता थे, नेहरू जी के काफ़ी करीब थे, वो नेता इंदिरा गांधी की जो समाजवादी नीतियां थी उनसे नाराज़ भी हो गए थे। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्री पीरियड्स की समाप्ति, 20 सूत्री कार्यक्रम, कई ऐसे फैसले लिए गए जो सामाजिक रूप से इसको विचारधारात्मक गठबंधन और सामाजिक रूप से शामिल हो रहे थे।
तो आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध 1970 में दुग्ध उत्पादन के लिए ग्रामीण विकास का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर का लिखना था। प्रीवियर्स, जो जब रियासतें एकीकृत हो रही थी तो राजा रजवाड़े 565 रियासतों के राजाओं को जब शामिल किया जा रहा था तो उनको प्रीवियर्स यानी कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। उनकी पेंशन और उनकी पेंशन फिक्स की गई, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए आम जनता से, वही प्रीवियर्स कहलाते हैं। और उन प्रीवियर्स को 1971 की इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में जब इंदिरा गांधी सरकार पूर्ण बहुमत से आई तो इसको संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। वही प्रीवियर्स है। 2 नंबर का लिखना है, तो आपको आराम से लिख सकते हैं आप। चिपको आंदोलन का कारण और परिणाम, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे बहुत अच्छा लिख के आए। चिपको आंदोलन के कारण और परिणाम दोनों लिखने। तो चिपको आंदोलन जो 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चल रहा था, तो ये कारण बताने, पहले कारण लिखना है। कारण में लिखेंगे हम, पेड़ों की कटाई हो रही थी, जो ठेकेदार लोग थे वो पेड़ काट रहे थे, प्लस वहाँ के जो पुरुष थे उनको काम से अलग कर रहे थे, यानी उनको शराब पिला रहे थे। परिणाम क्या हुआ कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो जो पर्यावरण जागरूकता और नारी अधिकारों की मांग उठी थी, या नारी अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हुए और पर्यावरण के प्रति जागरूक हुए। लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण फैसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी। 2004 यूपीए गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी की सरकार बनती है। 24 दलों की सरकार, थोड़े दल नहीं होते, 24 दलों की मिलीजुली सरकार थी। यानी कहने का मतलब अनेक दल थे, फिर भी अधिकतर दलों में व्यापक सहमति बनी हुई थी और देश को 10 साल तक लगातार चलाया, 2004 से 14 तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपके मतानुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। आपको ये बताना है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। आपका ही मत पूछा है, कोई 3 कारण बताने हैं। तो सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव जो सोवियत नेता थे, या कहें कि अंतिम राष्ट्रपति थे 1985 में, तो जो मिखाइल गोर्बाचोव ने कुछ नीतियां जारी की थी, ग्लास्तनोस्त और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण, ग्लास्तनोस्त यानी खुलापन। तो वो जो नीतियां जारी की उसका परिणाम था कि विघटन हुआ। लोकतंत्र की मांग जो लोगों की थी, आकांक्षा थी, वो पूरी नहीं हो पाई और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोई 3 कारण बताने हैं। और जो सोवियत संघ था वो पश्चिमी देशों की होड़ में आगे बढ़ना चाह रहा था, और वहाँ की जनता थी वो सूचना और तकनीक के जो क्षेत्र थे उसमें पिछड़ती जा रही थी। तो लोगों में बहुत बड़ा मैसेज गया कि सोवियत संघ के जो जनता है वो सूचना और तकनीक में पीछे होती जा रही है, और सोवियत सरकार है वो बस सैनिक खर्चों सैनिक शक्ति में ही आगे बढ़ती जा रही है। तो भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है। भारत का रूस के साथ स्वाभाविक मित्रता वाला घनिष्ठ संबंध है। आपके अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुआ? आपको बताना है कि भारत को इससे क्या लाभ हुआ है कि रूस से घनिष्ठ संबंध होने से 1971 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, हम बांग्लादेश को स्वतंत्र करा रहे थे, तो रूस ही एक ऐसा देश था जो भारत के पक्ष में खड़ा था। बिल्कुल सही। फिर और क्या फ़ायदा हुआ? भारत में रूस के सहयोग से कई उद्योग लगाए गए हैं। हथियार निर्यात करने में सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात रूस से ही हुआ है। और भी कई फ़ायदे हुए हैं। तो आपने मुझे उम्मीद है पॉइंट लिखे होंगे, अंडरलाइन किए होंगे। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण। विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता के 3 कारण। सबसे बड़ा कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता प्रभाव और जैव विविधता को नुकसान हो रहा था। तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा था। तो इस तरीके से आप इनके पॉइंट बना लें, फिर विस्तार किया होगा। पृथ्वी सम्मेलन में, अथवा में जो प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर
साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी स्वीकार की गई, इस कथन की विवेचना करनी है आपको। तो इसमें आपने विवेचना कैसे की होगी? पृथ्वी सम्मेलन 1992 वाला रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये, तो वहाँ पे ये साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी वाला जो पॉइंट है ये उठा था उस समय कि विकसित देश, अमेरिका जैसी कंट्री बड़ी जो डेवलप हो चुकी, उन देशों की मांग थी कि सबकी समान जिम्मेदारी होनी चाहिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में। हम नहीं करेंगे, लेकिन जो विकासशील देश थे, अभी स्वतंत्र हुए ही थे, जिन्होंने विकास किया ही नहीं, उद्योग लगाए नहीं, उनकी मांग थी कि हमें बराबर जिम्मेदारी नहीं दे सकते आप। हमने तो अभी कार्बन उत्सर्जन किया ही नहीं, हमने उद्योग लगाए ही नहीं है, तो हम कहाँ से इसकी बराबर जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो इस पृथ्वी सम्मेलन में तय किया गया, जो ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरो में हुआ था, वहाँ पे ये तय किया गया कि जिम्मेदारियाँ तो साझी होंगी, सबकी जिम्मेदारी है पर्यावरण को बचाने की, लेकिन अलग अलग होंगी। विकसित देश, जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके उनको तकनीक देंगे, उनको पैसे देंगे, ताकि वो भी पर्यावरण को नुकसान कम से कम करें और पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दे सकें। तो ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की तय की गई और कम जिम्मेदारी विकासशील देशों की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 19 का प्रश्न। 19 के प्रश्न में प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 56 के बीच चली थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इस पे विचार व्यक्त करने हैं आपके। तो कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर, यानी कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब आते हैं, तो इन क्षेत्रों पे ज़्यादा जोर दिया गया था, वही बताना है आपको। भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य का मार्ग अपनाया गया। मध्यम मार्ग यानी हमने मिश्रित, कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, दोनों क्षेत्र हो, इस प्रकार की हमने अर्थव्यवस्था अपनाई थी। जब देश आज़ाद हुआ 1950 में योजना आयोग बनाया और उससे ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पे हम चलना शुरू किया, देश का विकास तय किया। इस कथन पे अपने विचार व्यक्त करने आपको, इस कथन पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। भारत ने 20 का प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा व इसका क्या जनादेश मिला? तो परिस्थितियां बतानी पहले तो, और 3 नंबर का प्रश्न है हमारा, उत्तर 3 नंबर का होगा। तो पहले परिस्थितियां बतानी है। ये 60 का दशक, जो कि खतरनाक दशक, 60 के दशक में भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़े, 1962 में, 1965 में। 62 में चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। फिर क्या हुआ? 2 प्रधानमंत्री खो दिए, राजनीतिक उत्तराधिकार का संकट आया, पंडित नेहरू को खोया, फिर हमने लाल बहादुर शास्त्री को खोया। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो इंदिरा गांधी से नाराज़ थे और तभी ये चुनाव हुए। तो इसमें केंद्र में तो इसके आगे बतानी है, इसका जनादेश मतलब किस तरह का जब चुनाव हुए तो इसका किस पक्ष में गया। तो केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार आ गई, चौथा आम चुनाव था, तो चौथे आम चुनाव तक कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आ गई, लेकिन 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकी। ये जनादेश मिला था। आम चुनाव, ये भी कांग्रेस से संबंधित है। आम चुनाव 1971 को कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो 1971 का चुनाव, जिसमें इंदिरा गांधी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आती है, प्रभावशाली शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर आती है सामने। क्यों? क्योंकि 1967 के बाद, या कहें कि 1967 के आसपास देश की तो स्थिति खराब थी। 2 प्रधानमंत्री चले गए थे, देश गरीबी से जूझ रहा था, देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, हमने अमेरिका से अनाज लिया, हमारी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा पैसे चुकाने के लिए, काफ़ी समस्याएं थी। वहीं सिंडिकेट के नेता नाराज़ थे, इंदिरा गांधी को 1969 में अलग कर दिया और कांग्रेस का विभाजन हो गया, पुरानी कांग्रेस नई कांग्रेस के रूप में। तो अब 1971 में जैसे ही गरीबी हटाओ का नारा, जो नेता थे वो इंदिरा हटाओ का नारा दे रहे थे, विपक्ष वाले, लेकिन उसका उल्टा हुआ।
इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, देश में गरीबी हटाने की ज़रूरत है, इंदिरा हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो नारा था वो इतना सफल हो गया कि इंदिरा गांधी 1971 में पुनर्स्थापना के साथ साबित हुई। और वो सिंडिकेट के नेता थे पुरानी कांग्रेस वाले, वो मात्र 16 सीटों पे सिमट गए, उनको कोई जनादेश नहीं मिला। तो ये साबित करता है कि 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ। बिल्कुल। अब हम खंड द को करेंगे। खंड डी, निबंधात्मक प्रश्न हमारे 250 शब्दों की उत्तर सीमा है। विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? विस्तार से विवेचना कीजिए। तो विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, विस्तार से विवेचना करेंगे हम। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1945 में बना था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी, कहने का मतलब उसकी प्रासंगिकता और उसके संबंधित सारे पॉइंट आपको लिखने, सभी पॉइंट विस्तार से व्याख्या करनी है। 4 नंबर का पॉइंट बनाएं, उसके नीचे अंडरलाइन करें। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, विस्तार से विवेचना करनी है। 1945 में बना था। आज तक तीसरा विश्व युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं होने दिया। यानी कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसकी सफलता दोनों बतानी। नेक्स्ट इसका अथवा, अगर आपको ये सही से नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। अथवा का मतलब ये होता है भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क देने हैं। क्यों बने भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, इसके पक्ष में तर्क देने आपको। तो इसके ठोस तर्क देने आपको कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, स्थायी राजनीतिक व्यवस्था वाला उभरती आर्थिक ताकत है, भारत शांतिपूर्ण तरीके से विश्व के साथ जुड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरीके से आप पॉइंट बना लें और फिर अंडरलाइन किया होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा आज। बहुत ही सरल पेपर, जिन प्रश्नों को हमने हल किया वही प्रश्न हमारे सामने थे। भारत विभाजन के परिणामों पे लेख लिखना पहले पार्ट से। भारत विभाजन के परिणाम क्या हुए? भारत विभाजन 1947 में माउंटबेटन योजना से हुआ, तो बड़े स्तर पे विस्थापन हुआ। 3 स्टेट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एक तो जम्मू कश्मीर की जनता, बंगाल की जनता और पंजाब की जनता, ये 3 तो स्टेट थे। और एक था सिंध प्रांत, जो वहाँ की हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार की जनता को नुकसान हुआ और बड़े स्तर पे विस्थापन हुआ। महिला और बच्चों को अत्याचार सहने पड़े, काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहते हैं कि 3 लाख के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अथवा में देख लेते हैं, अगर आपको ये सही से नहीं आ रहा तो अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा का मतलब यही है, रजवाड़ों के विलय, राजा रजवाड़ों के विलय पर सरकार का नज़रिया क्या था, लेख लिखना है। तो नज़रिया का मतलब रजवाड़े 565 रियासतें थी भारत में, उनको एक करना था। तो 565 में से 562 रियासतें, लगभग 562 रियासतें एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से या उनके कहने पे एक हो गए थे। लेकिन 3 रियासतें, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर रही थी। तो हैदराबाद में एक पोलो नाम की सैनिक कार्रवाई की गई। ये प्रश्न आपके आगे कंपटीशनों में भी काम देने वाले हैं। तो पोलो नाम की सैनिक कार्रवाई करके हैदराबाद को शामिल कर लिया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह, यानी जनता का मत ले लिया कि आप किसके पक्ष में जाना चाह रहे हो, उसे कहते हैं जनमत संग्रह करवा लिया। और जम्मू कश्मीर को कुछ स्वायत्तता देकर, कुछ स्वतंत्रता देकर अनुच्छेद 370 या धारा 370 भी बोलते हैं इसको। अब वर्तमान में तो ये थोड़ी निष्क्रिय है, सरकार ने निष्क्रिय कर दिया। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिया और शामिल कर लिया। इस तरीके से सरकार का नज़रिया हम बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट और अंतिम हमारा प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन के उदय और सफलता की विवेचना। ताड़ी विरोधी आंध्र प्रदेश में हुआ था यह आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन था। ये महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसकी सफलता की विवेचना ये है कि इसमें महिलाओं के अधिकारों के प्रति जो जागरूकता आई और इस प्रकार का यह आंदोलन सफल रहा। तो इसके बारे में
लिख सकते हैं अपन नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चला नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी गुजरात में सरदार सरोवर बांध पर बनाए जाने वाले छोटे बड़े नर्मदा नदी पे बनाए जाने वाले छोटे बड़े बांधों का विरोध कर रहे थे। इसमें कारण था कि यहाँ की जो जनता है वो विस्थापित हो रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, और जो सरकार के वादे थे उस पर भी सरकार पूरा काम नहीं कर रही थी। तो इस तरीके से इसका विरोध चल रहा था। तो इस तरीके से हमने इस पेपर को हल किया है। जो बच्चों हमारे जुड़े हुए हैं उन बच्चों को सब पता है कि ये प्रश्न हम कर चुके थे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपका भविष्य आपका है। हम प्रयास कर सकते हैं। थैंक्स। अभी हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार हैं उनका साहित्यिक परिचय का एक मैं और अभी वीडियो डालने वाली हूँ। हाँ, हालांकि मेरी तबीयत नरम है 2 दिन से, लेकिन फिर भी मैंने कल नाइट में भी बच्चों की हेल्प के लिए वीडियो डाला और आज में मैं कोशिश करूँगी। तो पूरा प्रयास आपके भविष्य को संवारने में मेरा रहेगा। तो थैंक्स। मुझे उम्मीद है आप अच्छा पेपर करके आए हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। हिंदी साहित्य का पेपर आप बहुत अच्छा करेंगे।